हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डीजी क्लास हब। जैसा कि आप जानते हैं, क्लास 10 के लिए बीबीडी गाइड 2026 का मैथ का सॉल्यूशन करवा रहे हैं, जिसमें कि आज आपको मिलेगा वास्तविक संख्या का ऑब्जेक्टिव प्रश्न 101 से लेकर के 125 तक। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन बोला गया है आज का, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो आपको हम बताए हैं कि अगर हमको चेक करना होगा कि किसका दशमलव प्रसार शांत होगा, उसके लिए हम क्या बताए हैं कि हम हर को चेक करेंगे और हर का जो रूप आएगा वो आना चाहिए क्या, 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m के रूप का। यानी कि हम हर का निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड निकाल करके हम देखेंगे कि क्या हर 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m के रूप का आ रहा है। अगर ऐसा आएगा ये होगा शांत, अगर ऐसा नहीं आएगा तो ये होगा अशांत। आइए पहला ऑप्शन को चेक करते हैं। ये बोला गया 3/8। फिर यहाँ लिखेंगे 3/8 का अगर आप अभाज्य गुणनखंड बनाइएगा, ये आएगा 2 गुना 2 गुना 2, यानी कि 2 पर पावर आ जाएगा 3। अब आपको देखने में लगेगा कि हमको क्या चाहिए हर में शांत होने के लिए, 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m। लेकिन यहाँ पे केवल 2 पर पावर n ही दिख रहा है, लेकिन 5 पर पावर m नहीं दिख रहा है। तो आप यहाँ देखिए, ध्यान दीजिएगा, क्या हम इस पे इसमें गुना कर सकते हैं 5 पर पावर 0 से। तो आप बोलेंगे हाँ कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? अगर कोई संख्या के ऊपर पावर अगर 0 कर दें तो उसका मान आएगा निकल करके 1। कोई भी संख्या हो अगर पावर 0 है तो उसका मान आएगा 1। तो 1/2 पर पावर 3 में अगर आप 5 पर पावर 0 यानी कि 1 से गुना कर दें, कोई फर्क पड़ेगा क्या? फर्क नहीं पड़ेगा। और आप देखिए हर क्या अब आ गया है, 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m के रूप का। तो जी हाँ आ गया है। इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, शांत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है। हमको बताना है कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है। हम यहाँ पे रूट निकाल करके देखेंगे वर्गमूल, जिसका कि रूट खत्म हो जाएगा तो वो होगा परिमेय, और जिसका कि रूट खत्म नहीं होगा वह होगा अपरिमेय। यहाँ देखिए पहला ऑप्शन अगर हम चेक करेंगे तो ये आ गया 64। 64 का वर्गमूल होता है 8, और 81 का वर्गमूल हो जाएगा 9। तो ये क्या निकल करके आ गया, 8/9। क्या ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय है? ये है परिमेय संख्या। हमको पूछा क्या गया था हमसे कि निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए क्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है, यह है परिमेय संख्या। बाकी आप किसी का भी रूट निकाल करके देखिएगा तो ये रूट खत्म नहीं होगा, रूट रह जाएगा, इसलिए बाकी सब क्या है, अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन, सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल है। देखिए यहाँ पे बोला गया सबसे छोटी अभाज्य संख्या। आप याद रखिएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है 2, और सबसे छोटी अगर बोला जाएगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या होता है 4। अब बोला गया सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल, यानी कि 2 गुना आप 4 करेंगे तो ये निकल करके आएगा 8, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे गाइड में आंसर गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं a और 18 का लॉफा है 36, मोफा है 2, तो a का मान क्या होगा। दो संख्या दिया गया a और 18, लॉफा और मोफा भी दिया गया है। आप जानते हैं कि दो संख्या का गुणनफल यानी कि a इंटू बी बराबर क्या होता है, ये होता है लॉफा गुना मोफा। ये बात आपको अब पता होगा। तो दो संख्या क्या है, एक संख्या a, दूसरे का संख्या क्या है 18। तो a की जगह a रहने देंगे और b की जगह लिख देंगे 18, बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ लॉसो क्या है 36 है, मोफो क्या है 2 है। अगर आप 18 से इस 36 को काटिएगा तो 2 बार में कट जाएगा। a बराबर क्या निकल करके आएगा, 2 गुना 2 यानी कि 4 निकल करके आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है, पुनः 10 मीटर उत्तर जाता है। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। अब पहले समझ लीजिए ये दिशा कैसा होगा। तो अगर हम चारों दिशा यहाँ बना दें तो सबसे ऊपर में जो होता है ये होता है उत्तर, और नीचे हो जाएगा दक्षिण, ये हो जाएगा पूरब, और ये हो जाएगा पश्चिम।
अब देखिए क्या बोला गया, मान लेते यहाँ पे कोई आदमी है। अब बोला कि 24 मीटर पश्चिम जाता है, यानी कि पश्चिम दिशा देखिए इधर है, तो ये 24 मीटर इधर चला गया। कितना गया है ये? तो गया है 24 मीटर। अब बोला गया यहाँ से ये उत्तर की ओर गया, यानी कि इधर गया है, यहाँ से ना, यहाँ से उत्तर की ओर इधर गया है। और कितना गया है ये? तो 10 मीटर गया है। ये गया 10 मीटर, यहाँ पर अब पहुंच गया है। अब बोला गया वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, यानी कि यहाँ से प्रारंभ किया था, अब यहाँ पहुंच गया है, तो प्रारंभिक बिंदु से ये कितनी दूरी पर है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक हमसे पूछा गया है ये दूरी कितना होगा। अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 90 डिग्री होगा, यानी कि ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। और 90 डिग्री का जो एंगल होता है, इसके सामने के भुजा को बोलते हैं कर्ण। यानी कि यहाँ पे ये हो गया लंब और ये हो गया आधार, हमको निकालना है कर्ण। तो कर्ण बराबर आप जानते होंगे पाइथागोरस प्रमेय से कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस होता है लंब, आधार स्क्वायर हो जाएगा प्लस हो जाएगा लंब स्क्वायर। यानी कि यहाँ पे अगर लिखेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर आधार क्या है, आधार है 24, इसके ऊपर स्क्वायर हो जाएगा, प्लस लंब क्या है 10 है, तो 10 के ऊपर स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से अब लिखेंगे कर्ण बराबर, और यहाँ वाला अगर स्क्वायर को हम खत्म करेंगे तो दूसरे तरफ जो होगा, बराबर के दूसरे तरफ जो भी संख्या होता है उसके ऊपर रूट लग जाता है। और 24 गुना 24 करिएगा तो ये आएगा 576 निकल करके, और 10 गुना 10 करिएगा तो ये निकल करके आएगा 100, और 576 और 100 जोड़िएगा तो ये निकल करके आएगा 676, और ये होगा रूट में, और 676 का वर्गमूल निकल करके आएगा ये 26। यही हमसे पूछा गया था कर्ण, यानी कि 26 मीटर। यानी कि वो आदमी क्या है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना, प्रारंभिक बिंदु से अब कितना दूरी पर है ये, तो ये है अब 26 मीटर की दूरी पे। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोला गया है कि 3.27 के ऊपर ये रेखरिंग लगा हुआ है। एक पूर्णांक है, एक परिमेय संख्या है, एक प्राकृत संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। देखिए यहाँ पे दिया गया है 3.27, उसके बाद रेकरिंग। अब यहाँ पे रेकरिंग को हम खत्म करने के लिए क्या करते हैं, तो पॉइंट के पहले जो लिखा गया है उसको लिखते हैं पूर्णांक में। उसके बाद जिसके ऊपर रेकरिंग लगा गया, पॉइंट के इधर जो लिखा गया है उसको लिखते हैं अंश में। और रेकरिंग को हम खत्म करते हैं तो एक अंक के लिए आएगा एगो 9, लेकिन यहाँ 2 अंक है तो इसके लिए आगे 2 गो 9। अब आप यहाँ पे इसका पूर्णांक को खत्म कर दीजिए, तो 9 गुना आप 3 करिएगा तो नौतिया हो जाएगा 27 के साथ बकिया 2, और नौतिया 27 और 2 हो जाएगा 29, प्लस ऊपर में जो होता है उसको हम जोड़ देते हैं पूर्णांक खत्म करने के लिए। ये आ जाएगा 7 और 7 ये 14 बकिया 1, 9 1 10 के ये 7 और 7 14 बकिया 1 हो गया, और 9 और 2 11 1 12 हो जाएगा बकिया 1, और ये 2 और 1 यहाँ पे 3, यानी कि निकल करके आएगा 324/99, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। ये क्या है, ये एक परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, अशांत होगा, आवर्ती होगा या कोई नहीं। ये दिया गया 6/15। तो हमको सबसे पहले क्या करना होता है, चेक करने के लिए शांत होगा या अशांत होगा। इसके लिए हमको हर का बनाना होता है अभाज्य गुणनखंड, जो कि 15 का होगा 3 गुना 5, ये हो गया अभाज्य गुणनखंड, है ना। अच्छा आप देखिएगा 3 से ये 6 कट जाएगा, कितना बार में कटेगा, तो ये 2 बार में कट जाएगा, तो आएगा क्या यहाँ पे 2 बटे आएगा यहाँ पे 5 पर पावर 1 है। और आपको पता है कि अभाज्य जब हम शांत और अशांत को चेक करते हैं तो हर जो आएगा इसका अभाज्य गुणनखंड करने के बाद ये आना चाहिए 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m के रूप का आना चाहिए। लेकिन आप यहाँ पे देखिएगा तो 2 पर पावर केवल m है, और 5 पर पावर केवल m है, 2 पर पावर n के रूप नहीं आया है। तो क्या हम इसको गुना कर सकते हैं 2 पर पावर 0 से, तो आप बोलेंगे हाँ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी संख्या के ऊपर अगर पावर 0 कर दें हम, उसका मान 1 आता है, तो 5 गुना 1 अगर हम कर भी देंगे तो 5 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका हर का रूप देखिए क्या आ गया, ये आ गया 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m का रूप का आ गया, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा शांत। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन संख्या अपरिमेय है, हमको ढूंढना है कि कौन अपरिमेय है। अब यहाँ से रूट खत्म करेंगे तो ये हो जाएगा
36 का वर्गमूल 6 और 8 हो जाएगा 64 हो जाएगा 8। ये तो परिमेय संख्या हो गया। और यहाँ पे 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा और 81 का वर्गमूल 9 होगा, ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए 3 का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, 5 का भी नहीं निकलेगा, यानी कि ये रूट रह जाएगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। बाकी अगर ऑप्शन आप डी चेक करिएगा, ये 9 हो गया और ये रूट 49 का वर्गमूल आएगा निकल करके 7, ये भी हो जाएगा परिमेय संख्या। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन अभाज्य संख्या, हमको अभाज्य संख्या ढूंढना है। तो अभाज्य संख्या ढूंढने के लिए क्या चाहिए, तो वैसा संख्या जिसमें कि केवल एक और स्वयं से भाग लगे, बाकी किसी से भी भाग नहीं लगे, उसको बोलते हैं अभाज्य। तो 8 में देखिएगा 2 से लग जाएगा, 4 से लग जाएगा, है ना, 1 से भी लग जाएगा, 8 से भी लग जाएगा। और 9 में देखिए 1 से लग जाएगा, 9 से लगेगा, 3 से भी लग जाएगा। 15 में 1 से लगेगा, 15 से लग जाएगा, 3 से लग जाएगा, 5 से भी लग जाएगा। लेकिन यहाँ 11 में देखिए केवल 1 से लगेगा और 11 से लगेगा, इसके अलावा किसी से भाग नहीं लगेगा, इसलिए ये हो जाएगा अभाज्य संख्या। अगला क्वेश्चन, 4 माइनस रूट 3 है, तो 4 क्या है, 4 है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। और इसमें से क्या घटा दिया रहा है, तो ये रूट 3 घटा रहा है। रूट 3 क्या होता है, रूट 3 है ये अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अब आप याद रखिएगा, जब परिमेय में से अपरिमेय संख्या को घटाएंगे तो ये हमेशा निकल करके आएगा अपरिमेय, अपरिमेय संख्या ही हमेशा निकल करके आएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। अगला क्वेश्चन, 64 एक्स पर पावर 4 वाई तथा 12 एक्स वाई का महत्तम समावर्तक है। क्या बोला गया है, तो 64 एक्स पर पावर 4 वाई तथा 12 एक्स वाई, इसका निकालना है हमको मोफ। तो मोफ निकालना है इसको, तो कोई बात नहीं। यहाँ देखिए 64 एक्स पर पावर 4 वाई लिख सकते हैं, तथा क्या हम 12 एक्स वाई को 2 गुना 6 एक्स वाई लिख सकते हैं। तो आप बोलेंगे हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि 6 गुना 2 करिएगा तो 12 हो जाएगा, 12 एक्स वाई है। अब यहाँ मोफो में करते क्या है, हम मोफो में जो कॉमन आ रहा है उसको लिखना है, लेकिन कम घात के साथ लिखना है। पहले देखिए 6 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो आ रहा है कि 6 लिखेंगे, और दोनों का घात क्या है, तो एक एक ही है, तो कोई बात नहीं 6 लिख दिए। अब x को आप देखिए, x पर पावर यहाँ 4 है और यहाँ क्या है 1 है, दोनों ये दोनों x यानी कॉमन में आ रहा है x हमारा। तो अब बताइए x पर पावर 4 लें कि x लें, तो हम बोले हैं कि कम पावर वाले को लेते हैं, तो यानी कि कम पावर क्या है, यहाँ x वाला है तो x ले लेंगे। और ये y और y दोनों कॉमन है, तो जो कॉमन है उसको भी हम ले लेते हैं। यानी क्या निकल करके आ गया, ये आ गया 6xy। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 12 तथा 2 तथा 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या है। हमको निकालना है 2 तथा 2.5 के बीच का अपरिमेय संख्या, और सबका ऑप्शन आप देखिए रूट के अंदर यानी अपरिमेय संख्या में हमको दिया गया है। अब अगर हम 2 के ऊपर रूट लगा दें, तो 2 का पहले स्क्वायर कर देते हैं, उसके ऊपर लगा देते हैं रूट। अब क्या ऐसा लिख सकते हैं 2 को, तो हम लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि स्क्वायर से ये रूट खत्म हो जाएगा तो बचेगा 2, ऐसा हम लिख सकते हैं। और 2.5 को भी 2.5 के ऊपर स्क्वायर कर देंगे और इसके ऊपर भी लगा देंगे हम रूट, तो क्या होगा, तो रूट से ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो 2.5 बच जाएगा। अब आप 2 गुना 2 कर दीजिएगा तो ये 4 हो जाएगा। उसके बाद ये 25 गुना 25 होता है, ये 625 हो जाएगा, और 2 अंक के बाद पॉइंट है, लेकिन 2.5 गुना 2.5 2 बार करेंगे, यहाँ पे 1 अंक के बाद पॉइंट था, और इसको जब 2 बार गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 2 अंक के बाद पॉइंट, और ये रूट लगा रह जाएगा। अब यहाँ आप देखिए कि अब देखिए इसी रूप में ये बन गया है, रूट वाला बन गया। अब रूट 4 से ज्यादा लेना है और रूट अंडर 6.25 से कम लेना है। तो ये 11 को अगर हम देखेंगे, देखिए ये 6.25 से क्या हो गया, अधिक हो गया, तो ये तो नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर बी को देखिए, तो क्या ये यहाँ पे रूट 5 आ जाएगा, तो ये रूट 4 से ज्यादा है रूट 5, और रूट 6.25 से कम है, यानी कि ये आ जाएगा इस दोनों के बीच में, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पर क्या होगा। क्या बोला गया है, 64 के वर्गमूल को हमको भाग देना है किससे, 64 के घनमूल से।
64 के घनमूल से। तो 64 का वर्गमूल क्या होगा, तो ये होगा 64 का वर्गमूल 8 गुना 8 अगर करते हैं तो 88 64, और ये दो गो में से एगो बाहर निकलता है। और घनमूल में क्या होगा, 3 गो जब मिलेगा यहाँ पे एक तरह तब एगो बाहर निकलेगा। तो 64 का घनमूल के लिए हम क्या 4 गुना 4 लिख सकते हैं। 4 चौक 16, 16 गुना 4 64, ठीक है, हम ऐसा लिख सकते हैं। 64 का वर्गमूल निकल करके आएगा 8, और 64 का घनमूल यानी कि 3 गो में एगो बाहर निकलेगा तो ये निकल करके आएगा 4। और 4 से 8 को अगर काटेंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा, जो कि हमारा मान क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन, रूट 10 गुना रूट 15 बराबर है। बोला रूट 10 गुना रूट 15 ये किसके बराबर, ये बताना है हमको। तो आप गुना कर दीजिएगा, तो 15 गुना 10 करिएगा तो ये आ जाएगा 150, और आप 150 का अब निकाल दीजिए अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पे 2 से हम लगा देंगे भाग, तो ये हो जाएगा 75। अब लगेगा 3 से तो ये हो जाएगा 25। अब 5 से लग जाएगा तो ये 5 हो जाएगा। अब फिर लगेगा 5 से तो ये 1 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे क्या निकल करके आया, तो ये निकल करके आया 2 गुना 3 गुना 5 गुना 5। और ये जो रूट लगा हुआ है, इसका मतलब अगर जोड़ा मिलेगा जो संख्या का, वो रूट के बाहर हो जाएगा। यहाँ पे जोड़ा किसका मिला, 5 का मिला है जोड़ा, तो एगो 2 गो में से एक 5 बाहर हो जाएगा। जिसका जोड़ा नहीं मिला यानी कि 3 और 2 का जोड़ा नहीं मिला, ये रहेगा रूट के अंदर। और 3 गुना 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 6, यानी कि 5 रूट 6। ये ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बोला गया अगला क्वेश्चन, यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग n है, n हमेशा भाज्य होगा, 6 से होगा, 4 से होगा, 8 से होगा, या कोई नहीं। देखिए क्या बोला कि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्या का योग, 13,986 को अभाज्य संख्या का योग है कितना, n है। ये बोला गया, और बोला गया क्या, जो n होगा यानी कि जो योग होगा, ये इस जो दिया गया यहाँ पे ऑप्शन, इसमें से किससे विभाजित होगा। आप यहाँ देखिए पहले, ये 13,986 अभाज्य संख्या दिया गया, इसका मतलब, और बोला गया यहाँ प्रथम, तो प्रथम का मतलब अभाज्य संख्या स्टार्ट कहाँ से होता है, तो 2 से होता है। 2 हो जाएगा 3, 5, 7, फिर हो जाएगा 11, फिर 13, और ये क्या वो हो जाएगा पूरा संख्या, तो 13,986 को ये पूरा दिया गया है। अब आप यहाँ देखिए, इसमें से ये जो 2 आपको दिख रहा है, ये क्या है, ये अभाज्य तो है, लेकिन अभाज्य के साथ साथ ये क्या है, ये है सम संख्या, है या नहीं, तो ये हाँ, ये है सम। उसके बाद आप जितना भी देखिएगा अभाज्य संख्या, आपको बिल्कुल कोई भी सम नहीं मिलेगा, सब मिलेगा आपको विषम संख्या। तो हम यहाँ से 2 को अगर निकाल दें, तब क्या वो संख्या बचेगा, तो अब बचेगा 13,985 को बच जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि जब ये 13,985 को बचेगा, इसमें 2 नहीं होगा, ये होगा 3, 5, 7, 11, 13 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये होगा 13,985 तक। अब आप यहाँ देखिए कि अगर हम दो गो संख्या का योग करते हैं, यानी कि 3 और 5, इसका आप योग करिए तो क्या आएगा, 8 निकल करके आया है। यानी कि आप देखिए यहाँ दो गो संख्या लिए हैं, तो दो संख्या का मतलब क्या, हम सम में लिए हैं, संख्या को लिए हैं सम में, तो इसका योग निकल करके आया है क्या, तो इसका योग निकल करके आया है सम। अगर हम इसको विषम में ले लें, यानी कि 3 लें, फिर 5 ले लें, फिर अगर हम 7 को ले लें, ये अब जो हम संख्या लिए ये है विषम में, और इसका योग 7 5 12, 12 और 13 14 15, ये क्या आएगा, योग निकल करके 15। अगर हम ये संख्या विषम में लिए हैं, तो इसका योग भी निकल करके आया किसमें, तो इसका योग निकल करके आया है विषम में। इसका मतलब अगर हम 3 लिए हैं तो विषम में निकल करके आया है, 5 लेंगे तो विषम में निकलेगा, 7 लेंगे विषम में निकलेगा। अगर हम 13,985 को संख्या ऐसा जोड़ देंगे, और 13,985 क्या है, ये है विषम। अगर ये विषम है तो इसका योग भी जो निकल करके आएगा, ये भी क्या निकल करके आएगा, तो ये भी निकल करके आएगा विषम। आपको यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा।
लेकिन आप एक बात याद करिए कि यहाँ से हम 2 को अभी छोड़ दिए थे या नहीं? तो जी हाँ, हम 2 को यहाँ छोड़ दिए थे। अब ये 2 क्या है? 2 क्या है? तो आपको पता है 2 है सम। अगर हम विषम में 2 को अगर जोड़ना चाहें तो विषम में क्या जोड़ना होगा? तो सम को। अगर हम विषम में सम को जोड़ दें तो ये हमेशा निकल कर के आएगा विषम। क्या निकल कर के आएगा? विषम। यानी कि अगर 13,886 को हम टोटल अभाज्य संख्या को जोड़ करके निकाल देंगे तो जो संख्या आएगा योग करने के बाद वो आएगा विषम में। और आप बताइए कि क्या विषम में 6 से भाग लगेगा? तो नहीं लगेगा। 4 से लगेगा? तो नहीं लगेगा। 8 से लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि विषम संख्या में सम संख्या से भाग नहीं लगता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। आशा करते हैं कि ये आपको सवाल समझ में आया होगा, है ना? आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया है सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20, 24 प्रत्येक से भाज्य हो वह है। बोला गया सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या चारों में से हमको देखना है जिसमें कि 16 से भी भाग लग जाए, 20 से लग जाए और 24 से भी भाग लग जाए। आप देखिए क्या ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या है? क्या आप 240 का पूरा पूरा वर्गमूल निकाल सकते हैं? तो नहीं निकाल सकते हैं, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्या ये 1600 पूर्ण वर्ग संख्या है? तो हाँ है, क्योंकि इसका वर्गमूल आएगा 40। क्या ये 2400 जो आपको दिख रहा है ये क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या है? तो ये भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका पूरा का पूरा वर्गमूल नहीं निकल सकता है। लेकिन 3600 का पूरा वर्गमूल निकल सकता है। 60 ये क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या। यहाँ ऐसा हिसाब को करने से पहले ऑप्शन से अगर करिएगा तो ये थोड़ा जल्दी हो जाएगा आसानी से, क्योंकि 2 ऑप्शन तो पहले ही खत्म हो गया। अब आप 1600 में भाग लगा के देखिए, बारी बारी से एक बार 1600 लगाइए तो पता चलेगा कि ये लग जाएगा पूरा का पूरा भाग, ये 100 बार में लग जाएगा। अब आप 1600 में भाग लगाइए 20 से, ये भी पता चलेगा आपको कि इसमें भी लग जाएगा 80 बार में भाग आराम से। उसके बाद यहाँ पे लगाइए भाग 1600 में 24 से, तो 24 से जब भाग लगाइएगा तो 4 से लगाते हैं तो ये 4 चौके हो जाएगा 16, 16 और 2 जीरो हो गया यहाँ, और 6 चौके 24। अब 2 से लगा दीजिए तो ये हो जाएगा 200 और ये हो जाएगा 3। अब हो गया 200 बटे 3, क्या 3 से भाग लगेगा 200 में? तो नहीं लगेगा। इसका मतलब 16 से लगा, 20 से लगा, लेकिन 24 से भाग नहीं लगा, यानी कि ये भी आंसर हमारा नहीं होगा। अब आप लगा करके देखिए भाग 3600 में 16 से ये क्या होगा? भाग लगाएंगे तो लगा करके देखिए 4 से लगेगा, 9 चौके 36 यानी कि 900, ये 4 चौके यहाँ पे 16। अब 4 से लगाइए इसमें भाग तो होगा 4 एका 4 दूना 8 है, एक बचा 0 हो गया तो ये हो गया 4 दूना 8 है, और ये 20 हो गया तो 4 पंचे 20, यानी 225 बार में लग गया है। अब आप 3600 में भाग लगा करके देखिए 20 से, तो ये भी लग जाएगा। 20 से भी भाग लगाइएगा तो ये लग जाएगा। और ये 3600 में आप भाग लगा करके देखिए 24 से, तो 24 से तो 12 तिया 36 यानी 300, 12 तिया 36, और ये 12 दूना ये हो जाएगा 24, और 2 से लग जाएगा 300 में भाग 150 बार में, यानी कि यहाँ 3600 में 16 से, 20 से और 24 से तीनों से भाग लग गया है। इसका मतलब हो गया है कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संख्या 0.32 को p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है, तो यानी कि हमको 0.32 के ऊपर एक रिंग लगा हुआ, इसको कैसे हम लिख सकते हैं? तो जो पॉइंट के पहले जो होगा वो आएगा पूर्णांक में, जिसके ऊपर रेकरिंग लगा होगा वो आएगा अंश में, और कितना अंक के बाद रेकरिंग है, रेकरिंग को हटाएंगे तो उतना 9 नीचे आ जाएगा। तो 2 गो अंक के ऊपर रेकरिंग था तो 2 गो 9 आ गया है। अब अगर पूर्णांक को खत्म करिएगा तो 99 गुना 0 करिएगा तो 0 हो जाएगा, 0 प्लस 32 जोड़िएगा तो ये आ जाएगा 32 बटे नीचे क्या हो जाएगा 32 बटे 99, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ गाइड में बी नंबर बोला गया जो कि गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संख्या 23.43 को p बटे q के रूप में प्रकट किया जा सकता है, यानी कि अब हमको लिखना है 23.43 है, उसके ऊपर रेकरिंग लगा है। अब आपको रेकरिंग खत्म करके बताना है कि चारों में से क्या आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना होगा हमको, ये जो 23 है 23 आ जाएगा पूर्णांक में, ये पॉइंट के पहले जो वो पूर्णांक में आएगा, और जिसके ऊपर रेकरिंग लगा हुआ है पॉइंट के बाद जो है वो जाएगा अंश में। और अगर रेकरिंग को हम यहाँ से हटा रहे हैं तो 2 वो अंक है, तो रेकरिंग हटाने के लिए
2 गो अंक के लिए हर में आएगा 2 गो 9। अब आप यहाँ से उसका पूर्णांक को खत्म कर दीजिए, है ना। पूर्णांक को खत्म करेंगे तो पहले करना होगा हमको 99 गुना 23 करना होगा। तो 9 तिया 27 के 7 बचा 2, 9 दूना 18, 2 20, 207 हो जाएगा। ये भी हो जाएगा 207, तो 7 हो गया, 7 और 2 और इसमें जोड़ दीजिए आप 43 को, तो ये हो जाएगा 7 3 10 के 0 बकिया 1 और 7 4 11 1 12 1 2 बकिया हो जाएगा 1 2 1 3 और ये 2, यानी कि निकल करके क्या आ गया 23 20 बटे हो जाएगा कितना 23 20 बटे 99। अब आप देखिए ऑप्शन नंबर आपको ए मिल जाएगा, ये सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तीय इनके महत्तम समावर्तक का 14 गुना है। लघुत्तम समावर्ती तथा महत्तम समावर्त का जोड़ यानी कि दिया गया है 600। एक संख्या बोला 280 है, तो हमको निकालना है दूसरी संख्या। यहाँ बोला गया है दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्ती इनके महत्तम समावर्ती का 14 गुना है। तो किसका 14 गुना है, तो महत्तम समावर्त का। तो यहाँ हमको मानना होगा, तो माना कि मोफ, अच्छा मोफ क्यों मानेंगे, मोफ इसलिए मानेंगे कि जिससे बोलेगा कम जिससे बोलेगा अधिक उसको ही हम मानते हैं। तो लोफो क्या है, मोफो का 14 गुना है, इसका मतलब मोफो मानेंगे हम क्या एक्स, तब होगा लोफो क्या होगा, लोफो होगा मोफो का 14 गुना, इसका मतलब एक्स गुना 14 यानी कि ये हो जाएगा 14x। ये बात आपको समझ में आया होगा। उसके बाद यहाँ बोला गया कि लॉफा और मोफो का योग देखिए दिया गया 600। तो आप यहाँ मोफो क्या है, ये एक्स है, लॉफो क्या है, ये है 14x, इसका योग दे दिया है 600। यहाँ से आप x का मान निकालिएगा तो ये होगा 14x और ये वो x हो जाएगा 15x बराबर होगा ये 600 और 15 गुना 4 करिएगा तो 15 चौके 60 यानी कि 40 बार में कट जाएगा। x का मान निकल करके आ गया यहाँ पे 40। अब आप बताइए यहाँ कि हम यहाँ पे क्या माने थे, x क्या था, आपको लगेगा कि हाँ मोफ हम माने क्या x, तो हमारा मोफ यहाँ से क्या निकल करके आ गया है, मोफ x यानी कि x क्या है 40 है। अगर बोलेंगे हम कि लोफ क्या आया है यहाँ से, तो लोफ क्या है, ये लोफ है 14x यानी कि ये 14 गुना 40 कर देंगे। 14 गुना, अच्छा इसको अब रहने दीजिए, ये हो गया 14 गुना 40, ये क्या निकल करके आ गया, तो ये आ गया लोफ निकल करके। अब यहाँ ध्यान दीजिए, हमको बोला गया है यदि एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या क्या होगा। आप जानते होंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, तो ये होता है LCM गुना HCF। ये आपको पता होगा कि LCM गुना HCF ये होता है दो संख्याओं का गुणनफल। तो दो संख्या में से एक संख्या दिया गया है 280 और हम दूसरी संख्या को मान लेते हैं कुछ भी, तो A मान लेते हैं, दूसरी संख्या हमको निकालना है बराबर LCM क्या है, देखिए यहाँ 14 गुना 40, 14 गुना 40 LCM हो गया और HCF क्या निकाले हैं, तो ये भी निकाले हैं हम 40। अब यहाँ से A का मान निकाल लीजिए, तो लिखेंगे A बराबर क्या होगा, तो ये होगा 14 गुना 40 बटे हो जाएगा 280। अब इसको हम कटाएंगे, जीरो और जीरो खत्म हो जाएगा और ये कितना बार में कटेगा, तो 7 बार में 4 से 28 कट जाएगा और ये 7 गुना 2 करिएगा तो ये 14 2 बार में कट जाएगा। तो 40 गुना 2 कर लीजिए, तो ए बराबर क्या आया 40 दूना 80। हमारा दूसरी संख्या क्या निकल करके आया है, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 80 निकल करके आया है। अगला क्वेश्चन, x पर पावर n प्लस 1 क्या है, तो x पर पावर n प्लस 1 का गुणक, इसका गुणक क्या है, x प्लस 1 है, तो n निश्चित रूप से एक विषम पूर्णांक है, एक सम पूर्णांक है, एक ऋणात्मक पूर्णांक है, एक धनात्मक पूर्णांक है। यहाँ देखिए क्या बोला गया, x पर पावर n प्लस 1 का एक गुणक x प्लस 1 है। अच्छा अगर हम आपको बोल दें कि 12 का एक गुणक 12 का एक गुणक 2 है, अगर हम आपको बोल दें कि 12 का एक गुणक 2 है, इसका मतलब अगर ये गुणक 12 का 2 है, इसका मतलब कि 12 में ये 2 से 100% भाग लगेगा, ये विभाजित होगा। ये बात आपको पता होगा, है ना। ये हो गया
12 में 2 से विभाजित हो जाएगा, यानी अगर कोई संख्या किसी का गुणक है तो जो गुणक है उसमें से वो संख्या में भाग लग जाएगा। ये बात ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या बोला गया कि एक्स पर पावर एन प्लस वन का एक गुणक एक्स प्लस वन है, तो अगर ध्यान दीजिए अगर इसका एक गुणक है ये एक्स प्लस वन, इसका मतलब एक्स प्लस वन से तो इसमें भाग लगेगा। ये बात आपको कंफर्म हो गया है। अब जब भाग लगेगा लेकिन बोला गया कि n निश्चित रूप से क्या होगा, है ना, हमको n के बारे में पता करना है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, n मान लेते हैं कि n बराबर मान लेते हैं, एक बार एक रख के देखेंगे, फिर दो रख के देखेंगे, फिर तीन रख के देखेंगे, चार रख के देखेंगे, ऐसे करके, है ना। अगर हम n का मान n बराबर एक रख दें तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ये होगा x पर पावर एक प्लस वन बटे क्या होगा x प्लस वन। क्या ये विभाजित है? तो आपको देखने के बाद लग रहा है कि हाँ ये क्या है, विभाजित विभाजित है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम n बराबर टू रख दें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन बटे ये होगा एक्स प्लस वन। अब क्या एक्स स्क्वायर प्लस वन में क्या भाग लगेगा एक्स प्लस वन से? तो भाग नहीं लगेगा। इसका मतलब ये क्या हो गया, विभाजित नहीं है, विभाजित नहीं है। अब हम यहाँ पे n बराबर हम तीन रख के चेक करेंगे। जब हम n बराबर तीन रख के चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये होगा एक्स पर पावर तीन प्लस क्या एक बटे हो जाएगा एक्स प्लस वन। अच्छा, अगर ये एक्स पर पावर तीन है तो क्या हम एक पर भी पावर तीन दे सकते हैं? तो दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम दे सकते हैं तो आप देखिए एक फॉर्मूला यहाँ से बन रहा है। क्या बन रहा है, तो ये बन रहा है ए क्यू प्लस बी क्यू, जो कि होता क्या है, ये होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस होगा ये बी स्क्वायर। अब यहाँ इसको बैठा दीजिए इसी फॉर्मूला पे, तो ये क्या हो जाएगा, x के जगह क्या है, a के जगह x, b के जगह एक, यानी कि x प्लस एक यानी कि वन हो गया यहाँ, इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए बी, तो एक गुना एक करिएगा तो x हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर यानी एक का स्क्वायर यानी कि एक हो जाएगा, बटे क्या होगा x प्लस वन। आप इससे अगर भाग लगाइएगा तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पे कि हाँ यहाँ पे भाग लग रहा है, ये वाला और ये वाला क्या हो गया, भाग लग रहा है। इसका मतलब यहाँ से आपको कुछ न कुछ जरूर पता चल गया होगा कि n का मान जब हम एक रखें तो विभाजित है, जब दो रखें तो विभाजित नहीं है, जब तीन रखें तो विभाजित है। इसका मतलब विभाजित ये हुआ कब, जब n का मान हम रखें दो और क्या रखें, तीन रखें ना। जब दो और तीन रखें तो एक और तीन रखें, जब एक और तीन रखें तो n ये क्या है, x प्लस वन से विभाजित है। लेकिन दो रखे तो विभाजित नहीं था, और एक और तीन ये क्या है, तो ये है विषम पूर्णांक। ये क्या है, तो ये है विषम पूर्णांक। वही हमसे पूछा गया था कि n निश्चित रूप से क्या होगा, एक विषम पूर्णांक ही होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत है? तो आपको चेक करना है शांत कौन सा है। तो चेक करने के लिए क्या करते हैं, तो हर को हम चेक करते हैं, इसका बनाते हैं अभाज्य गुणनखंड और देख लेते हैं कि दो पर पावर n इंटू पांच पर पावर m के रूप का आ रहा है। अगर आ रहा है तो ये हो जाएगा शांत, अगर नहीं आ रहा है ऐसा तो ये होगा अशांत। तो अगर आप 700 का अभाज्य गुणनखंड बनाइएगा तो इस रूप का नहीं आएगा तो ये हो जाएगा अशांत। इसको भी आप निकालिएगा तो ये भी अशांत हो जाएगा। लेकिन यहाँ आप देखिएगा ऑप्शन नंबर सी को, ये क्या है, तो 343 बटे दो पर पावर तीन गुना पांच पर पावर तीन गुना सात पर पावर तीन है ये। और ये सात पर पावर तीन का मतलब सात गुना सात, अगर आप तीन बार करिएगा सात गुना सात गुना सात तो ये निकल करके आएगा 343 निकल करके आ जाएगा। इसका मतलब सात पर पावर तीन से 343 कट जाएगा, तो यानी कि अब बचेगा क्या, ये बचेगा एक बटे दो पर पावर तीन गुना पांच पर पावर तीन, जो आपको दिख रहा है कि ये दो पर पावर n इंटू पांच पर पावर m के रूप का है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ये शांत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संख्या रेखा यानी कि नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है वास्तविक संख्या, प्राकृत संख्या, एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या। यहाँ ध्यान दीजिए, अगर हम संख्या रेखा बनाएंगे बीच में तो हो जाएगा यहाँ जीरो, और यहाँ इधर बड़ा जीरो के दाएं तरफ लिखेंगे तो इसको लिखेंगे प्लस वाले को, तो एक होगा, यहाँ दो हो जाएगा, तीन हो जाएगा, चार हो जाएगा, आगे बढ़ता रहेगा। और अगर हम इधर लिखेंगे तो इधर लिखते हैं माइनस वाले को, माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन, माइनस चार, कुछ ऐसा हम लिखते हैं।
तो 0 हो गया, 1 हो माइनस में हो गया 1 2 3 4 या प्लस में हो गया 1 2 3 4। ये क्या है? ये है पूर्णांक है और क्या प्राकृत संख्या है ना? और यहाँ पे हम संख्या रेखा पे हम अपरिमेय संख्या को भी लिख सकते हैं, यानी कि आप ध्यान दीजिए कि हम इसको इतना जो हम लिखे क्या संख्या रेखा पर लिख सकते हैं? तो हाँ, हम इसको लिख सकते हैं, है ना? और ये जो संख्या हम लिखे हैं ये क्या है? ये है वास्तविक संख्या, यानी कि हम संख्या रेखा जो है प्रत्येक बिंदु क्या प्रदर्शित करता है? एक वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन, यदि n एक प्राकृत संख्या है तब रूट n है। क्या बोला कि यदि n एक प्राकृत संख्या है तब रूट n है। n प्राकृत संख्या का मतलब क्या? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, कुछ भी ये हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ। अब बोला गया n प्राकृत संख्या है तब रूट अंडर n क्या होगा? अब यहाँ देखिए पहला जो लिखे हैं एक प्राकृत संख्या, अगर इसके ऊपर हम रूट कर दें तो क्या मान निकल करके आएगा? 1 आएगा। अगर 2 के ऊपर लगा दें इसके ऊपर तो ये पूरा का पूरा वर्गमूल निकलेगा नहीं। 3 के ऊपर लगा दें तो पूरा पूरा नहीं निकलेगा। 4 के ऊपर अगर हम रूट लगा दें तो इसका निकल जाएगा 2। अब ऑप्शन देखिए बोला गया एक हमेशा प्राकृत संख्या, हमेशा अपरिमेय संख्या, हमेशा परिमेय संख्या, आगे बोला गया कभी प्राकृत संख्या, कभी अपरिमेय संख्या। अब देखिए जब हम n लिए हैं 4-5 को लिए यहाँ और सबके ऊपर हम रूट लगा दिए हैं तो क्या निकल कर के आया? 1 निकल कर के आया। 1 क्या है? 1 है प्राकृतिक संख्या, 1 है प्राकृतिक संख्या। लेकिन 2 के ऊपर जब हम रूट लगा देंगे तो ये इसका निकला ही नहीं, रूट खत्म ही नहीं हुआ। तो जब रूट खत्म नहीं हुआ तो ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अपरिमेय, अपरिमेय संख्या, और ये भी अपरिमेय होगा और ये हो जाएगा प्राकृत संख्या। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कभी प्राकृत संख्या और कभी अपरिमेय संख्या। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बोला गया दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। नहीं, ऐसा नहीं होता। ये क्या है? गलत है। क्यों गलत है? कि दो अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होगा? तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आप देख लीजिए, रूट थ्री क्या है? अपरिमेय संख्या है, और रूट थ्री क्या है? ये अपरिमेय संख्या है। अगर हम दोनों अपरिमेय संख्या को गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा रूट अंडर 9, और रूट 9 का वर्गमूल निकल जाएगा, ये आएगा 3। अब 3 क्या हो गया? ये तो परिमेय संख्या हो गया है। लेकिन बोला गया क्या यहाँ हमेशा अपरिमेय होगा? तो हमेशा अपरिमेय नहीं होगा, इसलिए पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन बोला गया एक परिमेय व एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या, आपको पहले ही बताया है, अगर एक परि परिमेय है और एक क्या है? अपरिमेय है। अगर ये दोनों का हम गुणनफल करेंगे तो जो भी निकल करके आएगा ये हमेशा निकल करके आएगा अपरिमेय संख्या। ये हमेशा निकलेगा अपरिमेय संख्या, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, x पर पावर n प्लस 1 का एक गुणक x प्लस 1 है सिर्फ तभी। अभी जस्ट 2-3 हिस्सा पहले हम इसको सॉल्व किए हैं, है ना? इसका आंसर क्या आता है? हो जाएगा इसका आंसर n एक विषम पूर्णांक है। यही क्वेश्चन देखिए यहाँ पे हम सॉल्व किए हैं। ये क्वेश्चन जस्ट यही क्वेश्चन वहां पे दिया गया है। तो आप बताइए आपको क्लास कैसा लगा? अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।